नमस्कार। आज हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा का प्रयोग यदि स्वतंत्र रूप से किया जाता है तो उसे शब्द, और यदि वाक्य के अंदर किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। किसी वस्तु का, किसी स्थान का, प्राणी का, भाव का, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के प्रकार तो व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो रूढ़ होता है। रूढ़ मतलब जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जैसे दिन। दिन को आप विच्छेद नहीं कर सकते। घर, घर को आप अगर विच्छेद करते हैं घा प्लस रा में तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले तो उनको हम कहते हैं रूढ़। ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ते हैं और दोनों अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलें, अर्थात विज्ञान को अगर हम तोड़ेंगे तो वी प्लस ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, तो इसको हम यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर दोनों शब्दों के अर्थ तो निकलेंगे परंतु उस अर्थ से उस शब्द का अर्थ अलग होता है, अर्थात कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, तो अर्थात पीला कपड़ा। तो यहाँ पे पीले कपड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ विष्णु की बात हो रही हो। ऐसे ही जलज, जल प्लस जा, जल में जन्म लेने वाला। वैसे जल में बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं परंतु यहाँ पर जो जलज का अर्थ होगा वह कमल का होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे योग रूढ़। इसके बाद अर्थ के आधार पर देखें तो वैसे सामान्य अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी जातिवाचक के ही दो रूप होते हैं, एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। परंतु आयोग की परीक्षाओं में हमेशा अगर अर्थ के आधार पर पूछता है तो 5 बताया जाता है और वह सही भी होता है। अगला मूर्त और अमूर्त आधार पर। मूर्त का अर्थ हो गया जिसको आप देख सकें, सुन सकें, स्पर्श कर सकें। तो आप ये समझ लीजिए कि अमूर्त के आधार पर अमूर्त संज्ञा केवल भाववाचक होगी, बाकी सारे मूर्त होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक होते हैं, पहले से जानने पर ही इनको पहचाना जाता है। गुण के आधार पर इनकी पहचान नहीं की जा सकती। जैसे राम, गंगा, पटना, हिमालय। जैसे आप गंगा की बात ले लीजिए, तो अगर कोई व्यक्ति यह न बताए कि इस नदी का नाम गंगा है, या उसकी विशेषता ये न बताए कि ये उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, तो अगर कोई दिखाया नहीं है आपको तो आप केवल यही बताएंगे कि ये पानी बह रहा है, इसको आप नदी कहेंगे। परंतु गंगा एक विशिष्ट नाम है, वह आप तभी बता सकते हैं जब उसके बारे में पूर्णतया जानकारी हो। जैसे पटना, अगर कोई भी शहर में आपको ले जाके खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए ये पटना है, चूँकि पहले से बताया जा गया है तो आप दोबारा पटना पहुंच के बता देंगे कि हाँ ये पटना है। परंतु अगर आपको पहले से नहीं पता है या नहीं बताया गया है कि पटना है ये, तो उसके आधार पर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को अगर वही कहीं भी छोड़ा जाएगा तो उसको कहेगा शहर, ना कि पटना। ऐसे ही हिमालय, अगर हम पर्वतों के नाम स्पष्ट रूप से बताएंगे कि ये हिमालय है जो भारत के इस तरफ है, नहीं वही स्पष्ट दिखाई देगा, तभी हम मानेंगे कि यह एक विशिष्ट या इसके बारे में पहले से हमें जानकारी है, तब यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अन्यथा हम इसको पर्वत या पहाड़ के श्रेणी में रखेंगे जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में एक होते हैं और इसके लिए आपको उसको जानने की आवश्यकता है। बिना जाने आप उसको नहीं बता सकते ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम, एक कक्षा में अगर आपको बोला जाए कि लड़के को बुला लो तो आप ये नहीं समझ पाएंगे वो किसी विशिष्ट की बात कर रहा है। परंतु यदि कक्षा में आपको ये बोला जाए कि राम को बुला लाओ तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके बारे में पहले आप जान रहे हैं, तभी उसको हम बुलाने जाएंगे और राम आएगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि लड़का आया है या लड़की आई है। अगला देखते हैं जातिवाचक। ये दुनिया में अनेक होते हैं, पहले जानने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है और गुण के आधार पर ही हम इसकी पहचान कर जाते हैं। जैसे पत्थर, पत्थर के आप गुण के आधार पर बता देंगे, नदी का गुण के आधार पर, संगमरमर, काला संगमरमर या पर्वत जो भी है, अगर आप उसको गुण के आधार पर बता देते हैं तो वह कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। गुण के आधार पर नहीं बता पा रहे हैं तो वह कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अगला है द्रव्यवाचक। ये भी जातिवाचक संज्ञा के ही तरीके पहचाना जाता है, अर्थात कि इसके गुण के आधार पर हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, परंतु इसमें एक विशेष चीज़ होती है, इसे मापा और तोला जा सकता है, इसे गिना नहीं जा सकता। ये ठोस, द्रव और गैस के रूप होते हैं, जैसे सोना, तांबा, लोहा, पानी, घी, धुआं, ऑक्सीजन आदि। यदि जातिवाचक संज्ञा को हम गिन सकें और वो समूह में हो तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, जैसे वर्ग, टीम, ताश, सेना। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसके आप भाव, गुण और दशा के आधार पर, अर्थात ही अमूर्त रूप होता है, इसको आप स्पर्श नहीं कर सकते, केवल मन में या इसके व्यवहार से ही आप इसको पहचान सकते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, वस्तु, सजावट, व्यक्ति, ईश्वर आदि। अब यहाँ पे हम लोग संज्ञाओं को बदलने का एक क्रम देखेंगे। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कुछ प्रत्यय होते हैं, ता, या, पन, तव, ई, आ, ना, आहट। अगर हम इसको लगाएंगे तो जैसे ता लगाने पे सुंदरता, सुंदर जो हो गया वो विशेषण हो गया, सुंदर लड़का तो विशेषण, लेकिन सुंदरता संज्ञा के इस आधार पर ही आता है। जब आप लोग विशेषण शब्दों की पहचान करते हैं तो आप उसके पीछे कोई शब्द लगा के देखिए, अगर शब्द लगता है तो वो विशेषण होगा, अन्यथा वह संज्ञा कहलाएगा। जैसे सुंदर लड़का, तो यहाँ पे सुंदर विशेषण होगा, लेकिन सुंदरता ये संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही या लगाएंगे, पन लगाएंगे, त्वा, ई, आ, ना और आहट। आप इसको देख लीजिएगा, इसमें सभी में प्रत्यय जोड़ के और संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया गया। इसके बाद कुछ और हम प्रश्नों को देखेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा में कोई मशीन है तो मशीन एक जातिवाचक संज्ञा है, मशीन कोई एक विशिष्ट कंपनी का है तब भी वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि उसके गुण के आधार पर हम उसकी जानकारी दे सकते हैं। वैसे ही जर्सी गाय है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, जर्सी गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसके गुण के आधार पर हम उसकी पहचान करेंगे। चक्की जातिवाचक संज्ञा है, पवन चक्की भी जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही गेहूँ जातिवाचक संज्ञा है, किसी विशिष्ट गेहूँ का अगर नाम भी दिया जाता है या चावल का नाम दिया जाता है, किसी फसल का नाम दिया जाता है तो वो भी जातिवाचक संज्ञा ही होगा। ऐसे ही गिलास और जयपुरी जूती। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि ये आपका क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये आपका था आज का संज्ञा का चैप्टर। धन्यवाद।